everyone. This is Govind sir. Welcome back to lecture number 6. Continuation of alternating current chapter. Today we are going to solve numerical based on AC circuit containing only inductor and AC circuit containing only capacitor. तो मैं इमेजिन करता हूं कि इंडक्टर है और एसी सर्किट को कनेक्टेड है, तो क्या क्या डिटेल्स होंगे जो हमें रिक्वायर्ड होगा न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए. तो आई एम टेकिंग इंडक्टर. ठीक है. सो जो पहला है टर्म, मुझे उसकी रिक्वायरमेंट एक्सएल. तो एक्सएल को हम क्या पढ़ते हैं? एक्सएल होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस. मतलब ये होता है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर. इसको हम पढ़ते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस. ठीक है. कभी कभी ना सिर्फ रिएक्टेंस बोला होगा और ना इंडक्टर दिया तो आपको समझ लेना कि टॉकिंग अबाउट इंडक्टिव रिएक्टेंस. फॉर्मूला क्या होता है इसका? इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा एल. ठीक है. और ओमेगा का क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है 2πfl. ठीक है. एक पॉइंट है जो आप नोट कर लो, बेहतर रहेगा. जो XL है इसका यूनिट होगा ओमेगा, जो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है. जो ओमेगा, ये ओमेगा, अच्छा ये ओमेगा रेजिस्टेंस के यूनिट का है. ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी टर्म के लिए. इसका यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड. ठीक है. और जो L है इसका यूनिट होगा हेनरी. ठीक है. और जो F है उसकी यूनिट होगी हर्ट्ज में. क्लियर. अब इसके बाद क्या होता है कि एक पॉइंट आप इतना समझ लो कि अगर सर्किट में आपने ईएमएफ अप्लाई किया है, ई अप्लाइड. ठीक है. और ये ना दो टर्म हो सकता है, या तो ये डीसी के फॉर्म में होगा या तो ये एसी के फॉर्म में होगा. तो अगर ये डीसी के फॉर्म में होगा तो आप उसको डायरेक्टली ई लिखो और ई डीसी लिखो, कोई इशू नहीं है. बट अगर वो एसी के फॉर्म में है तो उसको आप लिखोगे ई आरएमएस. समझ आ रहा है? ये है अप्लाई. मतलब हम जो सर्किट में मेजर करेंगे ना, नॉर्मल जैसे सर्किट में आपने अप्लाई किया है, डोमेस्टिक सर्किट में जो ईएमएफ आ रहा है आप उसको मेजर किया किसी डिवाइस से, जो आप मेजर करके बता दोगे हाँ इस घर में हमने इतना सप्लाई दिया है, वो सप्लाई होगा आरएमएस. समझ वाली बात. वो डीसी भी हो सकता है, बट अगर ऑल्टरनेटिव के टर्म में होगा तो उसको हम लिखेंगे आरएमएस. बट डीसी के टर्म में तो यू कैन राइट ई और यू कैन राइट ई डीसी. बट कैसे डिसाइड करोगे कब हमें आरएमएस लेना है? तो क्वेश्चन में देखो, अगर एसी मेंशन किया है, बोला है एसी सोर्स है या फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दिया हुआ है, एफ गिवन, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी हुई है, तो आपको समझ लेना है कि वी हैव टू टेक दोज वैल्यूज एज आरएमएस. ठीक है. सो अब ये पॉइंट्स को हमें यूज करना है लेटर. ये यूनिट्स वगैरह हमारे क्लियर होने चाहिए. ठीक है. तो अब क्या करना है, यहां पे ये बोल रहे हैं कि चलो ठीक है एक्सएल की और कोई वैल्यू है किसी और तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये बोल रहे हैं एक्सएल को अगर आप ई आरएमएस, मतलब जो आपने ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई किया होगा, है ना, वो, और फिर ये जो है करंट, बराबर आई आरएमएस. अब ये क्या कह रहे हैं कि ना एक और रेशियो के इक्वल हो सकता है, दैट इज व्हाट ई आरएमएस का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है? ई आरएमएस का वैल्यू होता है ई नॉट अपॉन रूट 2. अभी ई नॉट क्या होता है? ये होता है एम्पलीट्यूड ईएमएफ. उसको रूट 2 से आपने डिवाइड कर दिया. एंड सिमिलरली अगर आप आई आरएमएस की वैल्यू लेते हैं तो आई आरएमएस की वैल्यू होती है आई नॉट अपॉन रूट 2. क्लियर. तो अब यहाँ पे ई आरएमएस की वैल्यू ने ई नॉट अपॉन रूट 2 रख दिया, आई आरएमएस की वैल्यू आई नॉट अपॉन रूट 2, तो रूट 2 कैंसिल हो जाएगा. दिस वैल्यू व्हाट? ई नॉट अपॉन आई नॉट. क्लियर. अब सिमिलरली हमें किसके लिए लेना है? कैपेसिटर के लिए लेना है. तो व्हेन वी आर ओवर द कैपेसिटर, तो अगेन क्राइटेरिया ऐसा ही होगा. ठीक है, कोई इशू नहीं है. अब हम थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं. एक्सी, एक्सी को क्या पढ़ते हैं हम? एक्सी को पढ़ते हैं कैपेसिटर से रिलेटेड है, इसके लिए आप इसको पढ़ोगे कैपेसिटिव, कैपेसिटिव रिएक्टेंस. ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस. इसका फॉर्मूला क्या होता है? जैसे ओमेगा एल आपको न्यूमरेटर मिला, वैसे 1 अपॉन ओमेगा ये सी मिलेगा. डेरिवेशन वगैरह में आपने ऑलरेडी देखा हुआ है, बट जस्ट हम फॉर्मूले को रिवाइज कर लेते हैं सो दैट वी शुड नॉट हैव एनी डिफिकल्टी. अब एक्सी का वैल्यू किसके इक्वल होगा? तो एक्सी का वैल्यू होगा जो उस सर्किट में आरएमएस ईएमएफ अप्लाइड है और जो आरएमएस करंट फ्लो हो रहा होगा, और इट कैन ऑल्सो बी इक्वल टू ई नॉट अपॉन आई नॉट, है ना, ये इसी टर्म को. तो ये फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे आज जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उनके लिए. तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से. तो न्यूमेरिकल क्या है हमारा? अ प्योर इंडक्टर ऑफ 70 मिली हेनरी. ठीक है, एक इंडक्टर है, प्योर इंडक्टर, वैल्यू है 70 मिली हेनरी. तो ये 70 मिली हेनरी है. उसको हेनरी में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? 70 इंटू 10⁻³ हेनरी. ठीक है. इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 200 वोल्ट. मतलब एक सोर्स को कनेक्टेड, मतलब ईएमएफ का वैल्यू हो गया 200 वोल्ट. अब मुझे पता नहीं है कि ये आरएमएस वैल्यू है या ये डीसी वैल्यू है, वो देखेंगे हम लोग. आज की क्लास में हम डीसी वैल्यू के ऊपर कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे, बट नेक्स्ट क्लास में हम डेफिनेटली न्यूमेरिकल करेंगे जो डीसी सोर्स के ऊपर बेस्ड होगा. फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस. क्वेश्चन बोला फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस, है ना. तो मैं काम करूंगा, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट में लिख लूंगा.
ये इंडक्टिव रिएक्टेंस पहले फाइंड आउट करना है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन इज आरएमएस करंट, आपको आरएमएस करंट निकालना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया इन्होंने, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीक ईएमएफ एंड पीक करंट। तो पीक ईएमएफ क्या हो गया, ई नॉट हो गया पीक ईएमएफ, और पीक करंट बोला है तो मतलब क्या होगा, आई नॉट हो गया। ठीक है, 1 to 1 करके इसको सॉल्व करते रहेंगे। फिर आगे क्या पूछा इन्होंने, राइट डाउन इंस्टेंटेनियस इक्वेशन फॉर ईएमएफ एंड करंट। राइट डाउन इंस्टेंटेनियस इक्वेशन फॉर ईएमएफ एंड करंट, ये इंस्टेंटेनियस इक्वेशन के लिए है। तो इंस्टेंटेनियस इक्वेशन तो हम डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सा और मैं डिटेल में चला जाऊंगा। तो एक चीज आप समझ लेना, हम जो ये न्यूमेरिकल है इनका ऐसा अजम्पशन है, मान लो कभी कभी क्वेश्चन आपको ना इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की वैल्यू दिया होता है, मोस्टली क्वेश्चन में इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की वैल्यू दिया होता है, लाइक E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस और साइन ओमेगा टी ओनली। बट अगर नहीं दिया है तो आपको मान के चलना है कि ईएमएफ E नॉट साइन ओमेगा टी ही होगा, मतलब ईएमएफ अप्लाई करो फिर आपको करंट की वैल्यू जो भी मिले। अब करंट का उसके बाद में इक्वेशन बनाओगे आप। ठीक है, फिर आगे इन्होंने क्या दिया, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज 50 हर्ट्ज, इन्होंने लास्ट में मेंशन किया है कि सोर्स की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो अब ना अगर फ्रीक्वेंसी दे दिया है तो मतलब ये क्या हो गया, ऑल्टरनेटिंग से रिलेटेड हो गया, तो ये होगा ई आरएमएस हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके ऊपर अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं फटाफट। तो पहला जो कंडीशन हो गया, एक्सएल की वैल्यू अभी देखते हैं। तो एक्सएल का फॉर्मूला हमको देखते हैं क्या है, एक्सएल का फॉर्मूला ओमेगा एल होता है। एक बार प्रैक्टिस के हिसाब से मैं एक्स्ट्रा भी लिख दूंगा तो कोई इशू नहीं है ना। तो ये क्या है, ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई एफ एल। मैंने 2 पाई एफ एल पे क्यों लिया, क्योंकि हमें एफ का वैल्यू पता है। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं वैल्यूज पुट करके। तो एक्सएल इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 2 हो गया, पाई का वैल्यू कितना हो गया। अच्छा यहां पे एक चीज ध्यान देना, जो एल की वैल्यू ना वो 70 है, तो पाई का वैल्यू 22/7 रखोगे तो बेटर होगा, करेक्ट ना। 22/7 इंटू फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना है, 50 हर्ट्ज है, बराबर कहां है 50 हर्ट्ज, और एल की वैल्यू कितनी है 70 इंटू 10⁻⁻3, तो 7 इसको कैंसिलेशन करेगा तो ये 10 हो गया, बराबर। अब क्या हो गया, एक्सएल इज इक्वल टू ये 50 इंटू 2 कितना हो गया, 100 हो गया, इंटू ये 22 हो गया, ये 10⁻⁻3 को बैलेंस करेगा 10⁻⁻2 हो गया, 10⁻⁻2 100 के साथ में अगर कैंसिल करेगा तो क्या होगा, ये 1 हो जाएगा बेसिकली। तो ये टोटल हो जाएगा 22 ओम, ये हो जाएगा। ओम इज द यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट ओम होगा। अब अगला क्वेश्चन है आई आरएमएस। आई आरएमएस के लिए देख रहा हूं मैं यहाँ पे आई आरएमएस, यहाँ पे तो आई आरएमएस एक्सएल इक्वल टू ई आरएमएस हम रिलेट कर सकते हैं। तो ई आरएमएस को यहां ले लो, आई आरएमएस को यहां ले लो, फिर ई आरएमएस अपॉन एक्सएल। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, उस फॉर्मूले को मैं डायरेक्टली अरेंज कर देता हूं। सो मैं आई आरएमएस को मैंने यहां ले लिया, तो दिस इज व्हाट आई आरएमएस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज व्हाट ई आरएमएस अपॉन क्या होगा, ये हो गया एक्सएल हो गया। तो ई आरएमएस का वैल्यू कितना है बॉस, ई आरएमएस का वैल्यू हमारे पास 200 है, एक्सएल का वैल्यू कितना है, अभी हमने कैलकुलेट किया एक्सएल का वैल्यू 22। ठीक है, कैंसिलेशन करो तो 2 ये 100 हो जाएगा, एक होगा 11 हो जाएगा, तो 11 9 जाओ। ठीक है, 11 9 जाओ 99, फिर 9 हो गया, फिर 0.0, फिर अगेन आएगा 100 ही, तो 9.09 एम्पियर हो गया। ये कौन सा होगा, आरएमएस करंट हो गया। क्लियर, तो ये एक्सएल निकल गया, आई आरएमएस करेगा। अभी बोला ई नॉट, तो ई नॉट की वैल्यू के लिए कौन सा ऑप्शन है, देखो एक तो ई नॉट के लिए ये वाला ऑप्शन है हमारे पास, दूसरा ई नॉट के लिए भी ऑप्शन है। ई नॉट को आरएमएस वैल्यू से भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो लेट्स सी कि हम क्या करेंगे। तो हमने क्या किया यहाँ पे, तो हम ना ये इस वाले से निकाल लेते हैं ई नॉट की वैल्यू आरएमएस वाली वैल्यू से। हाँ, सो ई नॉट की वैल्यू आरएमएस वाली वैल्यू से निकालोगे तो ई नॉट का फॉर्मूला क्या होगा, वहां से मैं अरेंज कर रहा हूं। तो ई नॉट का वैल्यू हो जाएगा ई आरएमएस इंटू क्या होगा, ये √2 हो गया। तो ई आरएमएस का वैल्यू कितना होगा, ये 200 हो गया, √2 का वैल्यू कितना होगा 1.414। तो अब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2, ये 1 2 3, मतलब ये 00 यहाँ पे होगा, 1 2 3 मतलब यहाँ पे डेसिमल आ गया। आपको आ गया पीक ईएमएफ की वैल्यू भी आ गई, करेक्ट। पीक ईएमएफ की वैल्यू के बाद अभी नेक्स्ट कौन सा है, पीक करंट निकालना है। तो पीक करंट के लिए वही हो गया आई आरएमएस वाले टर्म से, क्योंकि हमने आई आरएमएस का वैल्यू निकाला हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये पीक करंट का वैल्यू हो जाएगा आई आरएमएस इंटू √2 है ना। देखो आई आरएमएस इंटू √2 आई नॉट, तो आई आरएमएस की वैल्यू कितनी होगी, आई आरएमएस की वैल्यू है 9.09 इंटू √2 की वैल्यू कितनी है 1.414 हो गया। तो ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो डायरेक्टली मुझे वैल्यू पता, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं यहाँ पे, ये आएगा 12.85 एम्पियर आएगा। अब मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ।
तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का फॉर्मूला, देखो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का जनरल फॉर्मूला है ना, आप ईएमएफ अप्लाई करो, मतलब आपने ई नॉट पी ईएमएफ अप्लाई किया, ये हो गया साइन और ये होगा ओमेगा टी। ये तो सिंपलेस्ट कंडीशन है, मतलब आपको ऐसा इमेजिन करना है कि ओमेगा टी के बाद कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने कुछ भी मेंशन किया ही नहीं है। तो अब आप सर्किट में ईएमएफ दे रहे हो, तो आपको ना यहीं से स्टार्ट करना है। कभी कभी होता है कि आपको ये ईएमएफ का कंडीशन दिया होगा, ईएमएफ का इक्वेशन दिया रहेगा, तो जो भी कंडीशन होगा करंट आपको उसके अकॉर्डिंगली लिखना है। तो अब आप करंट का इंस्टेंटेनियस इक्वेशन किसके अकॉर्डिंगली लिखोगे, इसके अकॉर्डिंगली लिखोगे, ठीक है। सो देख लेते हैं पहले कि क्या करना है इस केस में। यही तो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस हम यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूं। हमारे पास ओमेगा का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं और ई नॉट का इन्फॉर्मेशन तो है हमारे पास। ई नॉट का इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे पास 282.8, ओमेगा का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ओमेगा का क्या फॉर्मूला है 2πf है, तो ये 2 हो गया, पाई का वैल्यू यहाँ पे 22/7 नहीं रखने की जरूरत है, क्योंकि क्या है ये 50 है, तो मतलब कैंसिलेशन का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये आप 3.14 ले लिया आपने, इनटू क्या होगा ये 50, तो 52 से कितना हो गया 100 हो गया, 100 इंटू 3.14 कितना होगा 340, तो 314 आएगा एट प्लेस ऑफ ओमेगा। तो क्या होगा ई का वैल्यू, सो ई इज इक्वल व्हाट्स द वैल्यू फॉर ई नॉट, ई नॉट का वैल्यू है 282.8, क्लियर। ये है साइन, ओमेगा का वैल्यू क्या है 314 है इनटू टी, तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस इक्वेशन फॉर ईएमएफ। अब करंट के लिए लिखना है, ठीक है। अब यहां पे एक छोटा सा इशू मैंने कर दिया है, मतलब वो मुझे बताना चाहिए था तभी, लेकिन कोई इशू नहीं है, अब कर लेते। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये क्या है ना, ये जब है ना करंट लीड और लैग का स्टोरी है, करंट लीड और लैग का स्टोरी है। जब आपने डेरिवेशन क्या होगा तो यू मस्ट हैव रियलाइज, क्या रियलाइज किया था आपने कि डेरिवेशन में आपने ईएमएफ अप्लाई किया था क्वेश्चन में, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, फिर आपको करंट का इक्वेशन मिला था, तो उसमें आपको पता चलता है कि आई लैग्स ई बाय पाई बाई 2, ठीक है। और कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर में जो आई होता है ना वो लीड करता है, आई लीड्स ईएमएफ बाय पाई बाई 2, ठीक है। अब इन कॉन्सेप्ट को यहां इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। सो जब ये यहां पे इंडक्टर में करंट क्या करेगा, लैग करेगा, लैग का मतलब होगा माइनस पाई बाई 2, ठीक है, वही पूरी स्टोरी। तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू आई नॉट का वैल्यू कितना है, व्हाट्स द वैल्यू फॉर आई नॉट, आई नॉट का वैल्यू हमारे पास 12.85, ठीक है, ये हो गया साइन। और ओमेगा का वैल्यू कितना है 314 है, टी माइनस क्या होगा पाई बाई 2, ये होगा इक्वेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस करंट। तो अब जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने सिंप्लीफाई कर लिए। अब हो सकता है एग्जाम में इसमें से कोई 2 पूछे या कोई 3 पूछे, या हो सकता है कोई एक ही पूछे, है ना, 1 2 3 जैसा भी रहेगा कंडीशन उसके साथ है, बट हमने जो भी पॉसिबिलिटीज है वो सब हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है। नाउ विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, वही आपको फॉर्मूले वगैरह पता होने चाहिए, और आप टर्म्स अगर आइडेंटिफाई कर लोगे तो बहुत इजीली आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो क्वेश्चन में क्या दिया इन्होंने, विल फोकस ऑन दैट वन। ये क्या बोल रहे हैं, अ कॉइल हैज अ इंडक्टेंस ऑफ 1 हेनरी, एक कॉइल है जिसका इंडक्टेंस की वैल्यू है 1 हेनरी, मतलब एल की वैल्यू हो गई 1 हेनरी, इंडक्टेंस का वैल्यू हेनरी दिया तो कोई यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। एट व्हाट फ्रीक्वेंसी विल इट हैव अ रिएक्टेंस ऑफ 3142 ओम। तो ये पहला क्वेश्चन दे दिया, बोला एट व्हाट फ्रीक्वेंसी इंडक्टिव रिएक्टेंस, या एट व्हाट फ्रीक्वेंसी इट हैव अ रिएक्टेंस, रिएक्टेंस दिया है इन्होंने और इंडक्टर है, तो इंडक्टर के लिए जो रिएक्टेंस का वैल्यू क्या है उसको क्या बोलते हैं, इंडक्टर के केस में रिएक्टेंस को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इन्होंने बोला इंडक्टिव रिएक्टेंस, वापस से एट व्हाट फ्रीक्वेंसी विल इट हैव अ रिएक्टेंस ऑफ 3142 ओम, इतना रिएक्टेंस होगा किस फ्रीक्वेंसी पे। फिर इन्होंने सेकंड क्वेश्चन भी दिया इन्होंने, व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटी क्या होगा कैपेसिटर का, कब, विच हैज द सेम रिएक्टेंस, इसका भी रिएक्टेंस इसके रिएक्टेंस के इक्वल होगा। तो मतलब कैपेसिटर के केस में रिएक्टेंस को क्या लिखेगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस में, दैट इज एक्सी। तो एक्सी का वैल्यू भी क्या है एक्सएल के इक्वल है, दैट इज व्हाट 3142 ओम, क्लियर। अगला पॉइंट क्या है, अगला विच हैज द सेम रिएक्टेंस एट दैट फ्रीक्वेंसी, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी पे, यहां पे जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है ना, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं अभी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम पहले ना फर्स्ट वाले पार्ट को देखते हैं। तो एक्सेल का पहले फॉर्मूला देखते हैं। तो एक्सेल का फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं, उससे मिलेगा क्या, एक्सेल का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल, बट हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो उसको और एक्सटेंड करोगे, तो ओमेगा को एक्सटेंड करोगे तो होगा 2πf हो जाएगा, तो ये 2πfl हो गया। आपका क्वेश्चन मार्क है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया एक्सएल अपॉन क्या हो जाएगा, ये 2πl हो जाएगा। एक्सएल की वैल्यू कितनी है, एक्सएल की वैल्यू है 3142,
अपॉन ये 2 हो गया। पाई का वैल्यू क्या है 3.14 होता है, लेकिन एक चीज देखो ये 3142 है ना, इट कैन कैंसिल वेरी इजीली। तो आप देखोगे पाई का एक्चुअल वैल्यू 3.142 तक जाता है पाई का वैल्यू, उसके आगे भी जाएगा बट मतलब ये इजीली कैंसिल हो जाएगा। तो एल का वैल्यू कितना इन्होंने दिया, एल का वैल्यू बोले 1 हेनरी, तो ये 3.142 से कैंसिल करोगे तो होगा 1000, ये 2 से कैंसिलेशन करोगे कितना होगा ये 500 हो गया। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये 500 हर्ट्ज। सो अब क्या होगा कि यही फ्रीक्वेंसी यहां पे यूज होगा सेकेंड पार्ट में, मतलब ये तो गिवन टर्म होगा ना एक हिसाब से देखा जाए तो, बराबर। तो आपके पास एक्सी का वैल्यू, आपके एफ का वैल्यू, सी का वैल्यू पूछा है इन्होंने। तो एक्सी का फॉर्मूला देखते हैं कि क्या हमको मिलता है वहां पे इन्फॉर्मेशन, ये हम यूज कर सकते हैं इन चीजों को। एक्सी होता है 1/ओमेगा सी, तो ये 1/ओमेगा का वैल्यू क्या होगा 2πf होगा और एक होगा सी होगा। तो व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर सी, सी का वैल्यू आपको निकाला ना, तो सी इज इक्वल टू होगा 2πf इंटू एक्सी इज इक्वल टू 1/2 की वैल्यू 2 है, पाई का वैल्यू क्या है 3.14 है, इंटू एफ की वैल्यू कितनी है, एफ का वैल्यू 500 है ना, यहां पे निकाला भी हमने, और एक्सी की वैल्यू कितनी है 3142 है। अच्छा ये 3 इसको 3.142 तक लिख दो, ये 500 एक होगा 3142। अब कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं चाहता हूँ ना थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, शायद बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आपको हेल्प कर जाए। तो ये 2 इंटू 500 अगर लोगे तो क्या होगा 1000 हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन इसको आपने 1000 मतलब वो 10⁻³ हो गया, इंटू ये 3.142 को 3.142 ही रखो, इंटू अब क्या होगा 3142 को आप 3.142 में कन्वर्ट कर दो, इंटू क्या होगा प्लस 10⁻³ हो गया। अब जो मैं पॉइंट समझा रहा हूं वो आप देख लो कि 1/π का जो वैल्यू होता है 1/π, ठीक है, दैट इज 1/3.14 2 वगैरह जो भी लेना, ये जो वैल्यू होती है ना ये होता है 0.3182 है ना, ये फिक्स वैल्यू है। तो अगर आप याद कर लोगे तो ज्यादा बेटर है, काफी जगह पे आपको कैलकुलेशन में हेल्प हो जाएगा, इस चैप्टर में तो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको, ठीक है। तो ये सी हो गया, आप देख रहे 10⁻³ विल कम अप, तो क्या होगा 10⁻⁻6 हो गया है अपॉन ये क्या हो गया चलो ठीक है, अगर मैं समझने के हिसाब से ले रहा हूं तो ये 1/3.142 का वैल्यू हो जाएगा 0.318, जो दूसरा है 1/3.142 का वैल्यू वो भी क्या होगा 0.318। अच्छा इनका मल्टीप्लीकेशन कितना होता है, तो उनका मल्टीप्लीकेशन होगा 0.1011 होगा। ये फिक्स कंडीशन से ये वैल्यूज ना आपको बहुत जगहों पे यूज होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप टारगेट करो तो ये चीज आपको याद रहेगी बहुत बेटर है, क्योंकि ना पाई का स्क्वायर हो गया, फिर 1/π² का जो रेसिप्रोकल का वैल्यू मतलब एक हिसाब से तो 1/π² हो गया ना, 1/π² की वैल्यू है ये, ठीक है। सो ये सी का वैल्यू क्या हो जाएगा अगर आपको हिसाब से देखो तो ये 0.1 इंटू 10⁻⁻6 ये फराड होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो सी इज इक्वल टू 0.1 माइक्रो फराड, ठीक है। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखो क्या है ना, कहीं कहीं पे कैलकुलेशंस के लिए आपको ना कुछ चीजें पहले से एक आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगा, एक आपको टेक्निक बनाना पड़ेगा जिसको आप बार बार यूज कर सकते हो। यहां पे ना π² बहुत इजीली मिलता रहेगा आपको 1/π², और फिर 1/π की वैल्यू बहुत बार मिलती रहेगी, तो इट्स बेटर कि आप उन चीजों को ना वैल्यूज उनकी प्रिपेयर कर लो। क्या होता है मल्टीप्लीकेशन मोर इजी इन कंपेयर टू डिवीजन, तो आप ना किसी वैल्यू को डिवाइड कर रहे हो डेसिमल के टर्म में किसी और डेसिमल वैल्यू से तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट डेसिमल वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना दैट इज वेरी इजी। तो ये चीज आपको काफी हद तक हेल्प करेंगे, एंड यू कैन कैलकुलेट एंड यू कैन फाइंड आउट कि आपको ये वैल्यूज मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। नाउ विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, प्लस ये सीबीएसई एग्जाम में भी पूछा हुआ है, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको काफी हद तक हेल्प करता है इन अंडरस्टैंडिंग द न्यू कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। सो अब इस क्वेश्चन में फोकस करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया इन्होंने कि अ 1.5 माइक्रोफराड कैपेसिटर है ना, एक कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू है 1.5 माइक्रोफराड, तो उसको अगर मैं फराड में कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा 1.5 इंटू 10⁻⁻6 फराड। फिर क्या दिया इन्होंने कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, मतलब ये ईएमएफ दिया है जो पावर सप्लाई कनेक्टेड हो गया 220 वोल्ट है। अब आगे क्या दिया 50 हर्ट्ज सोर्स, मतलब फ्रीक्वेंसी भी दिया है 50 हर्ट्ज। देखो फ्रीक्वेंसी दे दिया है तो आपको समझ लेना है कि ये कौन सा होगा, ये आरएमएस होगा। मान लो अगर ना ये ऑल्टरनेटिंग नहीं होता और फ्रीक्वेंसी मेंशन नहीं किया होता तो जिसको जस्ट ई लिखते हैं यानी तो ईडीसी लिखते हैं, ठीक है। ईडीसी मतलब डायरेक्ट करंट, समझ में आ रहा है। सो अब इसके बाद क्या दिया इन्होंने फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इनका पहला क्वेश्चन है फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब एक्सी क्वेश्चन मार्क। सेकंड क्वेश्चन क्या है इनका
एंड द करंट, ब्रैकेट में लिखा आरएमएस एंड पीक इन द सर्किट। आपको आरएमएस करंट भी निकालना और पीक करंट भी निकालना है। तो आई आरएमएस भी क्वेश्चन मार्क है इनका, और थर्ड क्वेश्चन क्या है, आई पीक करंट भी क्या है, क्वेश्चन मार्क है। फिर आगे क्या लिखा इन्होंने बोला राइट डाउन इक्वेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ एंड करंट। तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ और करंट का भी इक्वेशन लिखना है हमें, ठीक है। फिर आगे क्या दिया इन्होंने, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, आप जरा ध्यान देना। इफ फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, ये ना नया कंडीशन है, ये फोर्थ क्वेश्चन देख लो। फोर्थ क्वेश्चन होता है, ये फोर्थ फिफ्थ होता, बट मैंने इसको एक सेपरेटली ले लिया है ना। तो ये फोर्थ फिफ्थ क्या फोर्थ वाले मतलब लास्ट क्वेश्चन। इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, मतलब जो पहले फ्रीक्वेंसी है उसको हमने डबल कर दिया, मतलब क्या होगा ये एफ डैश, मतलब न्यू फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या बोले, व्हाट हैपेंस टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो एक्सी था उसकी वैल्यू क्या होगी, तो मतलब नया कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये पूछ रहे हैं। फिर आगे क्या बोल रहा है, एंड द करंट। तो जब ना कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, कौन सा करंट फ्लो होगा, आईआरएमएस। ईआरएमएस है तो उस टाइम पे आईआरएमएस करंट फ्लो होगा। तो इनका एक्चुअल में कहने का मतलब क्या है कि व्हाट इज द न्यू आरएमएस करंट, मतलब अगर ना कैपेसिटिव रिएक्टेंस चेंज हो जाएगा तो करंट पे क्या फर्क पड़ेगा, मतलब ना आईआरएमएस की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन के हिसाब से हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है एक्सी के ऊपर है, तो विल सी ऑन दैट। सो एक्सी इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्सी होता है 1/ओमेगा सी। उसको और आगे एक्सटेंड करना, क्योंकि यहां पे क्या है ना फ्रीक्वेंसी दिया है तो हमें उसके फ्रीक्वेंसी तक लेके जाना पड़ेगा। तो 1/2 पाई एफ सी, ठीक है। यहां पे सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्सी इज इक्वल टू 1/2 का वैल्यू 2 हो गया, पाई का वैल्यू 3.14 इंटू एफ का वैल्यू कितना हो गया 50 हो गया, सी का वैल्यू कितना हो गया 1.5 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। तो एक्सी इज इक्वल टू ये 50 इंटू 2 करेंगे तो 100 हो जाएगा। 100 को कैसे लिख सकते हो आप, 10⁻², ठीक है। और 3.14 का अगर आप ना रेसिप्रोकल लेते हो तो कितना होता है 0.318, हमने डिस्कस किया ना, 1/3.14 0.318, तो आप अभी लिख लोगे तो बेटर होगा। 10⁻6 ऊपर आएगा तो +6 हो जाएगा, -6 का ऊपर आएगा तो क्या 10⁻, ये क्या होगा, सिर्फ क्या बच गया 1.5 बच गया। वापस एक बार देख लो आप, 2 इंटू 50 10⁻⁻2 3.14, 1/3.14 यहां पे आ गया, 1.5 left, I will keep it here only. 1.5 will remain in denominator, so just be very careful. 10⁻6 will come up. So अब कैंसिलेशन किसका होगा, 10⁻2 will cancel with this one, 10⁻4 हो जाएगा। अब नोटिस करना प्लीज, ये ना 10⁻4, तो ये वैल्यू कितना 0.318 है इंटू क्या है 10⁻4 है, डिवाइडेड बाय 1.8। आई टेक दिस वैल्यू आप यहां पे मैं ले लेता हूं, ठीक है। तो एक्सी इज इक्वल टू अभी क्या है, देखो ये ना 0.318 10 बोरो कर लेता है तो क्या होगा 3.18 हो जाएगा इंटू क्या होगा 10⁻+3 होगा, डिवाइडेड बाय कितना होगा 1.5। तो 1.5 पे से कैंसिलेशन करो तो 15 2 जा 30 हो गया। अभी ये 15 1 जा, फिर 3 बच गया, मतलब 15 2 जा वापस, तो 2.12 में मल्टीप्लाई विद 10⁻3 कितना हो जाएगा 2120 ओम हो गया, करेक्ट। एक्सी की वैल्यू आ गई, दैट्स गुड। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन हमने सिंप्लीफाई कर लिया। नेक्स्ट क्या है आईआरएमएस। आईआरएमएस के लिए देखो आपको ईआरएमएस का वैल्यू दिया हुआ है तो कोई इशू नहीं है, जैसा हमने अपना क्वेश्चन किया था उसके हिसाब से। तो ये सेकंड पार्ट हो गया। तो आईआरएमएस का क्या हो गया, आईआरएमएस हो जाएगा ईआरएमएस अपॉन क्या हो गया एक्स सी हो गया। तो ईआरएमएस का वैल्यू कितना है बॉस, ईआरएमएस का वैल्यू है 220 और ये कितना है 2120 है। तो पहले तो ये कैंसिलेशन कर लो, करेक्ट। हाँ ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 और ये कितना होगा 2 1 जा 06, सो 2 ये 5.5 हो गया एक हिसाब से, ये कितना हो जाएगा ये 53 हो गया। चलो ठीक है, अगर सिंप्लीफाई करना तो मैं ऐसे कर लेता हूं, इसको 55/530 लिख सकते हैं ना, करेक्ट। अच्छा 53 को अगर आप 55 को 53 से कैंसिल करते हो तो क्या मिलता है आपको 53 1 जा मिलेगा, फिर ये वैल्यू ना 0 ये 0377 ऐसे मिलता है। आप एक बार चेक कर लेना वैल्यूज को, ठीक है। सो अब ये क्या हो गया कि अगर ये 0 यहां पे आता तो ये 0 पॉइंट हो जाएगा, दिस 10 वाला ये दिस 10 विल डिवाइड एंड व्हाट्स अप्रॉक्स वैल्यू नाउ। तो आईआरएमएस हम ना उसको राउंड ऑफ करेंगे तो 0.104 कर लेते हैं, ठीक है। ये एम्पियर होगा, एक इसकी वैल्यू हो गई आईआरएमएस करंट की, है ना। यहाँ पे 3 के बाद से मतलब ये 7 को हमने रिप्लेस कर दिया, मतलब रिमूव कर दिया, तो 0.104। अब कौन सा वैल्यू बच गया नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो सेकंड पे सिंप्लीफाई कर लिया, अब हमको क्या निकालना है, अच्छा पीक करंट भी निकालना है। तो पीक करंट क्या हो गया I0,
अब आई आर एम एस का वैल्यू तो देख लो यहाँ पे आई नॉट आपको निकाला तो आई आर एम एस से निकाल सकते हो। तो सिंपल सा टास्क क्या है, सो आई नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया, आई आर एम एस इंटू क्या हो गया, √2 हो जाएगा। तो आई आर एम एस का वैल्यू कितना है, 0.104 है, इंटू √2 का वैल्यू 1.414। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा आपको, मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लेना, ये वैल्यू आपको होगा 0.147, ठीक है, एम्पियर। तो ये मैक्सिमम करंट की वैल्यू होगी। जैसे आपको मैं मेथड बता रहा हूं, आप मैथमेटिकली तो चेक कर लेना, क्योंकि ये वैल्यूज मैंने किया हुआ है, तो देन आई नो कई बार न्यूमेरिकल किया तो देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट अगेन एंड अगेन, बट यू कैन कैलकुलेट एंड चेक इट। अब हमारा कौन सा क्वेश्चन आ गया, ईएमएफ, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इन्होंने बोला। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ के लिए क्या हो गया, तो देखो अब कंडीशन वापस से सेम, जो E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी से हम स्टार्ट करेंगे। डू वी नो वैल्यू फॉर E नॉट, हमारे पास E नॉट की वैल्यू नहीं है ना, तो E नॉट की वैल्यू निकाले भाई। E नॉट की वैल्यू कैसे निकालोगे, E आर एम एस से। तो ये है ना डोमेस्टिक पर्पस के लिए हम ना 220 वोल्ट ही यूज करते हैं, मतलब जो डोमेस्टिक पर्पस के लिए E आर एम एस की वैल्यू है वो है 220, उसको हमें पीक में कन्वर्ट करना, वैल्यू में फाइंड करना। पीक वैल्यू क्या होगा, E नॉट का वैल्यू क्या होगा, E आर एम एस इंटू √2। तो ये वैल्यू तो अगर आपको याद रहेगा तो बेटर है। E आर एम एस का वैल्यू यहाँ पे 220 होगा, ये है 1.414। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 311.08 मिलेगा आपको। तो एक्चुअल में 311 ही हम ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके चेक करना प्लीज, ठीक है। दिस वैल्यू व्हाटएवर आई एम राइटिंग एज करेक्ट वैल्यू, सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। बट अगर आपको चेक करना है तो एक बार खुद के कंफर्मेशन के लिए आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। सो दिस वैल्यू यू विल राइट 311, ठीक है। ये हो गया साइन। व्हाट अबाउट द ओमेगा, ओमेगा का कोई इंफॉर्मेशन नहीं अभी हमारे पास, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ। सो ये 2 हो गया, पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.14 होता है। व्हाट्स द वैल्यू फॉर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इस केस में 50 है ना, तो 50 इंटू 200 होगा, 3.14 से पहले होगा 314 हो जाएगा। मतलब यही हमने ना लास्ट वाले क्वेश्चन में भी यूज किया था। तो ये कितना 314 हो गया इंटू टी, तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का। अब हमें लेना है इंस्टेंटेनियस करंट के लिए इक्वेशन। तो इंस्टेंटेनियस करंट का क्या होगा, आई इज इक्वल टू हो गया आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां पे आके अभी मैं स्टॉप करता हूं, क्यों, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं कैपेसिटर के बारे में। तो कैपेसिटर के केस में क्या होता है, आई लीड्स ईएमएफ बाय पाई बाय 2, करंट है ना लीड करता है पाई बाय 2 से, तो ओमेगा टी में आप क्या कर सकते हो, प्लस पाई बाय 2 कर सकते हो। समझ में आ रहा है। तो अभी हो गया आई इज इक्वल टू व्हाट्स द वैल्यू फॉर आई नॉट, आई नॉट का वैल्यू आपने कैलकुलेट किया, दैट इज व्हाट 0.147, ये हो गया साइन। ओमेगा का वैल्यू कितना हमें मिला, 314 वी गॉट, टी प्लस पाई बाय 2। ये हो गया आपका इक्वेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस करंट। अब जो क्वेश्चन के लास्ट पार्ट है, व्हाट आर द लास्ट पार्ट क्वेश्चन का, ये फिफ्थ वाला, जो फोर्थ वाला पार्ट। तो अब उसके हिसाब से सिंप्लीफाई करेंगे, तो मोस्ट ऑफ वैल्यूज हमारे पास है ऑलरेडी। तो अभी देखते हैं कि क्या करना है। सो अगर हमने सॉल्व किया है मतलब लास्ट वाले पार्ट का ये वाला पार्ट, तो जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी वो कितना है, व्हाट इज एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, एफ है, न्यू फ्रीक्वेंसी इज 2f। आपको क्या करना है, न्यू कैपेसिटेंस निकालना, मतलब न्यू रिएक्टेंस निकालना है। तो अगर मैं उस हिसाब से लिखूं तो एक्सी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2πfc होता है, बराबर। हमने ऑलरेडी यहां पे यूज किया ना 1/2πfc, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं एक्सी डैश इज व्हाट 1/2πf डैश, ना f की वैल्यू चेंज हो रही है ना, तो ये होगा 1/, हो गया 2 हो गया, पाई हो गया। एट प्लेस ऑफ f डैश वी आर गोइंग टू राइट 2f इनटू व्हाट c। तो व्हाट इज द वैल्यू फॉर एक्सी डैश, एक्सी डैश का वैल्यू क्या होगा, 1/2 को यू कैन टेक आउटसाइड, है ना, ये 2 को यू कैन टेक आउटसाइड, तो क्या 1/2πfc। तो ये 1/2πfc की वैल्यू क्या है, 1/2πfc की वैल्यू क्या है, 1/2πfc xc है। तो मतलब जो xc का वैल्यू अगर हाफ कर दोगे तो आपको नया xc का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो न्यू कैपेसिटी रिएक्टेंस का वैल्यू होगा हाफ ऑफ दैट वन, द न्यू वन इज हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। अब ना IRMS पे मैं फोकस करना, IRMS। तो देखो अब ना IRMS का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट्स द जनरल फॉर्मूला फॉर IRMS। तो IRMS होगा ERMS अपॉन XL, और IRMS होगा ERMS अपॉन XC, है ना। IRMS होगा एक्चुअल में ERMS अपॉन XC होगा, ठीक है। बट अगर मैं नए कंडीशन के हिसाब से लूंगा, क्योंकि हमने यूज नहीं किया इसलिए मैं यहां पे लिख देता हूं, अच्छा यहां पे यूज किया हमने, तो कोई इशू नहीं है। तो अभी क्या होगा, आप बोल रहे हैं कि XC की वैल्यू चेंज हो रही है, तो नया RMS की वैल्यू मिलेगी आपको, करेक्ट। तो न्यू RMS की वैल्यू क्या होगा, ERMS विल बी ERMS, XC का वैल्यू क्या होगा, XC/2। एक्चुअल में ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो क्या होगा 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, ERMS अपॉन क्या हो जाएगा XC। तो ERMS अपॉन XC का क्या है वैल्यू, IRMS है। तो ये जो वैल्यूज है आपके चेंज होके फाइनली क्या हो जाएंगे, तो जो नया आपको करंट मिलेगा
तो क्या मिलेगा 2 टाइम्स ई आर एम एस अपॉन एक्सी का वैल्यू क्या है, आई आर एम एस है। मतलब पहले जो करंट था उसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कब, जब आप ना फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हो। समझ में आ रहा है? तो अगर आप सोर्स के फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हो मतलब जो आरएमएस करंट अप्लाई किया होगा उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, डबल ऑफ जो आरएमएस करंट आपको पहले मिल रहा था। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। सो एज आई से लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, बट इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा नया लर्न करने के लिए मिलेगा कि जैसे नॉर्मली हम क्या करते थे, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ हम ना फाइंड आउट करते थे, बट यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टेंटेनियस ईएमएफ दिया हुआ है। सो क्वेश्चन अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो लेट्स सी क्या करना है इस क्वेश्चन में। बोल रहे अ कैपेसिटर ऑफ 1 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड टू एसी सोर्स ऑफ ईएमएफ। सो एक कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू है 1 माइक्रोफैराड है, तो उसको अगर मैं नॉर्मली करूं तो 1 इंटू 10⁻⁻⁶ फैराड होगा ये वैल्यू। फिर कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ ईएमएफ। यहां पे ईएमएफ का वैल्यू ने किसी अलग पैटर्न में दिया हुआ है, वो देख लो कितना दिया इन्होंने, 250 साइन, यहां पे क्या है 100 पाई टी, ऐसे इन्होंने ईएमएफ की वैल्यू दिया हुआ है। यूनिट में कुछ मेंशन नहीं किया। बोल रहे राइट एन इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट। आपको इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन लिखना है, ये ना इक्वेशन 1 ले लो। आपको इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन लिखना है, मतलब आई क्वेश्चन मार्क। हम उस पॉइंट पे भी आ जाएंगे। फिर क्या दिया इन्होंने, थ्रू द सर्किट राइट एन इक्वेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू द सर्किट एंड गिव रीडिंग ऑफ एसी अमीटर कनेक्टेड टू द सर्किट। अब जो एसी अमीटर रीड करेगा उसकी रीडिंग बतानी है। तो जो एसी अमीटर होगा ना, जो डिवाइस रीड करता है वो होता है आरएमएस। अगर मान लो कि ना सर्किट में जो ईएमएफ अप्लाई किया है, जो सर्किट रीड मतलब जो डिवाइस रीड करता है वो होता है ईआरएमएस। अब करंट को रीड कर रहा है डिवाइस, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो आईआरएमएस की वैल्यू होगी। तो अब हम इसके बेसिस पे क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। तो लेट्स सी कि हमको क्या करना है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कंडीशन, सो पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है। तो सबसे पहले पॉइंट है कि आपको ये इक्वेशन दिया है, तो जब भी कभी भी ऐसा इक्वेशन दिया है तो पहले आपने उसको कंपेयर करके कुछ इन्फॉर्मेशन निकालो, फिर क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या दिया इन्होंने। तो अब आप लिखो यहाँ पे कंपेयर, किसको कंपेयर कर रहे हो, कंपेयर इक्वेशन 1 विद, किससे कंपेयर करोगे, तो नॉर्मली अगर इक्वेशन होगा ईएमएफ का तो होगा ई इज इक्वल टू होगा ई नॉट, ये होगा साइन ओमेगा टी। तो ई की जगह पे ई है बट ई नॉट की जगह पे कितना है 250 है, टी की जगह पे टी है बट ओमेगा की जगह पे कितना 100 पाई है, बराबर। तो आप लिखोगे कि ई नॉट का वैल्यू किसके इक्वल होगा, ई नॉट इज 250 एंड ओमेगा का वैल्यू किसके इक्वल है, ओमेगा का वैल्यू इज 100 पाई। ठीक है, अब हमें ना आई के ऊपर आना पड़ेगा फोकस, जो भी रिक्वायरमेंट होगा वी विल फाइंड आउट अकॉर्डिंगली। तो आई का फॉर्मूला क्या होगा, सो सिंस इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई नॉट होगा साइन होगा ओमेगा टी होगा। ये किसके लिए, कैपेसिटर के लिए। तो कैपेसिटर में करंट क्या करेगा, आई लीड्स ईएमएफ बाय पाई बाय 2। तो जो ईएमएफ का ओमेगा टी मतलब ओमेगा टी में क्या होगा कि प्लस पाई बाय 2 होगा। समझ में आ रहा है। तो यहां हमारा ओमेगा का वैल्यू टी वगैरह सब कुछ ठीक है, हमारे पास आई नॉट का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 2 विल बी बेटर। अब अगर आई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आई नॉट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आई नॉट की वैल्यू के लिए कितने फॉर्मूले हमारे पास, एक आई नॉट ये कैपेसिटर का ना, तो आई नॉट ई नॉट अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू एक्सी। ठीक है, एक तो ये दिख रहा है और दूसरा क्या है, यहां पे जैसे हमने ये लिया था ना ई आर एम एस अपॉन आई आर एम एस, अच्छा यहाँ पे ई नॉट अपॉन आई, अच्छा ये यही वाला फॉर्मूला और इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आरएमएस वैल्यू सब निकाल नहीं सकते, तो हमारे पास ई आरएमएस और आई आरएमएस का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो एक काम करते हैं हम लोग ये वाले टर्म को यूज कर लेते हैं, है ना, देखते उससे मिलता है क्या। तो अभी आपको ये लिखना है, सिंस क्या होगा एक्सी इज इक्वल टू क्या आपके पास ई नॉट अपॉन आई नॉट है, आपको आई नॉट निकालना है। तो आई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होगा ई नॉट अपॉन एक्सी। बट द प्रॉब्लम इज हमें एक्सी का भी वैल्यू नहीं पता, तो आप लिखो पहले आई नॉट, ई नॉट होगा। एक्सी का क्या फॉर्मूला होता है, एक्सी का फॉर्मूला ये वाले से पुट कर सकते हो ना, 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा का वैल्यू है ना हमारे पास, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। तो एक आता 1 अपॉन ओमेगा सी, इसको लिख लो। तो ये 1 अपॉन ओमेगा सी को अरेंज करोगे तो क्या होगा, ये होगा ई नॉट इंटू ओमेगा इंटू सी। ठीक है, अब आई नॉट का वैल्यू क्या होगा, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट का वैल्यू कितना है, देखो हमने कंपेयर करके निकाला, यहाँ पे ई नॉट का वैल्यू 250 है। ठीक है, कोई इशू नहीं। ओमेगा का वैल्यू कितना है, ओमेगा का वैल्यू 100 कहां पे है, ये कंपेयर करके 100 पाई है, तो 100 पाई। फिर उसके बाद सी का वैल्यू कितना है, कैपेसिटेंस का वैल्यू 10⁻⁻⁶ है।
ठीक है, तो अभी हो गया आई नॉट इज इक्वल टू, ये कितना है 100 जो है ना पाई से मल्टीप्लाई होगा तो 3.14 हो जाएगा, तो क्या होगा 250 इंटू 314 हो गया, इंटू क्या होगा 10⁻⁻6। ठीक है, सो अगर आप 250 और 314 को मल्टीप्लाई करो तो ये 314 इंटू 250 को मल्टीप्लाई करो, मतलब 25 से मल्टीप्लाई, 25 4 जाओ, ठीक है 25 और ये 10 तो ये 5 हो जाएगा, फिर 25 3 75 और ये 7 8 है ना, तो ये 25 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो अगर 250 के साथ मल्टीप्लाई करो तो एक जीरो और आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज को आप यहां लिख लो, आई नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, फिर आई नॉट इज इक्वल टू, ये वैल्यू हो गया आपका 78500, ठीक है, इंटू 10⁻⁻6। तो हम इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं, तो आई नॉट इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है आपका 10⁻⁻6 ना, तो 10⁻5 10⁻4 10⁻3 10⁻2, फिर एक जीरो के बाद 10⁻⁻2, मतलब ये 0.0785 एम्पियर ये करंट आपको मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम करंट की वैल्यू, तो आई नॉट का वैल्यू मिल गया हमको, तो अब इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन लिख देंगे। तो अगर आपको लिखना है तो इसको ले लो आप इक्वेशन नंबर 3 या वैल्यू वो जो भी है, तो आप क्या करो, पुट करो 3 को कहां पुट कर रहे हो, इन 2 में, 3 को 2 में पुट करो, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू, आई नॉट का वैल्यू क्या है 0.0785, वो वैसे इक्वेशन ये वैल्यू बट बेटर होगा समझने के हिसाब से, हम लिंक कर पाएंगे वेरी इजीली। ओमेगा का वैल्यू कितना है हमारे पास 100 पाई है, ठीक है, तो ओमेगा का वैल्यू है 100 पाई टी, है ना, यहाँ पे ओमेगा टी, तो 100 पाई ओमेगा का वैल्यू है टी, प्लस क्या हो गया पाई बाई 2 होगा, ये हो गया इक्वेशन किसका, इंस्टेंटेनियस ये करंट का हो गया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया इन्होंने, क्वेश्चन में आई आरएमएस की वैल्यू निकाले, तो अब आपको ना पीक करंट का वैल्यू पता है, तो आई आरएमएस आप निकाल सकते हो ना, आई आरएमएस का क्या फॉर्मूला है, आई आरएमएस होता है आई नॉट अपॉन √2। ठीक है, तो अब एक काम करो, इसको ना आप √2 से मल्टीप्लाई कर दो, रैशनलाइज कर देते तो ज्यादा बेटर होगा, √2 और ये √2 होगा, तो लेट्स सी, ये होगा आई नॉट इंटू √2 अपॉन ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट को मैं रब कर देता हूं, सो ये हो गया आपका आई नॉट √2 की वैल्यू का 1.414 है, डिवाइड बाय 2 मींस दैट इज व्हाट 0.707, और आई नॉट का वैल्यू कितना है 0.0785 इंटू क्या है 0.707। सो अगर आप ना 785 और 707 को मल्टीप्लाई करते हो तो कितना मिलता है हमको, वो वैल्यू मिलेगा आपको 554995 मिलेगा। आप मल्टीप्लाई करके बाद चेक कर लेना। अब डेसिमल के हिसाब से ना ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, करेक्ट, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 का 0, तो ये क्या होगा 0.07 सॉरी 0.0554995। आप अपने हिसाब से जहां आपको अप्रॉक्स करना है यू कैन डू इट। सो ये आपका जो फाइनल इक्वेशन था उसमें ऑलरेडी आपको इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की वैल्यू दी हुई थी, बट इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की वैल्यू नहीं दी हुई थी। उसमें हमने ऐसा इमेजिन किया था कि हमारा इंस्टेंटेनियस ईएमएफ में जो फेज डिफरेंस है वो क्या होगा 0 होगा। यहां पर फेज डिफरेंस का वैल्यू π/2 है, वहां पे कोई फेज डिफरेंस नहीं है। हम इस असम्पशन के हिसाब से आगे प्रोसीड करते थे। सो आई होप व्हाटएवर आई एक्सप्लेन यू पीपल अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।